चारों तरफ से रोने की आवाज़ आ रही थी। एयरफोर्स के सभी जवान लाइन से खड़े थे। औरतें आपस में बात कर रही थी। मल्होत्रा जी ने कितने ही धूमधाम से अभी 2 महीने पहले ही अपने बड़े बेटे की शादी की थी। हाय रे, ये क्या हो गया। बुढ़ापे में बाप की लाठी ही टूट गई। अभी एक बेटी भी कुंवारी है। पता नहीं ये कैसा न्याय है भगवान का। किसी ने पूछा, अजी मल्होत्रा साहब के तो 2 बेटे थे ना। अरे हाँ, पर कुछ साल पहले ही उन्होंने अपने छोटे बेटे को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। वो पूछी, क्यों निकाला था? अजी मैं भी सुनी सुनाई बातें ही बोल रही हूँ। पता नहीं, लोग कहते हैं कि वो बहुत गुस्से वाला था। काम धंधा कुछ करता नहीं था, दिन रात मारपीट करता रहता था और फिर बाप के साथ उसकी बनती नहीं थी। राम जाने अब इस घर का क्या होगा। कितना अच्छा परिवार था। बड़ा बेटा अमर, छोटा बेटा अजय और छोटी बेटी मीना। हाय रे किस्मत। सब आपस में रो रही थी और बातें कर रही थी। मीना ये सब सुनते ही वहाँ से उठकर बाहर चली गई और बाहर रोने लगी। तभी पीछे से एक हाथ उसके सर पर आया और वो चौंक कर देखी तो अजय भैया बोलकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये क्या हो गया भैया? कुछ नहीं छोटी, तुम चुप हो जाओ। अजय के आंखों में आंसू भरे थे। मीना ने ही फ़ोन करके अमर के बारे में उसे बताया था। घर के अंदर जाते ही उसकी माँ उसे देखकर उसे पकड़कर रोने लगी। अजय अपने पिता की तरफ देखा तो वो पूरी तरह से टूटे हुए एक टक से अमर की बॉडी को पथराई आंखों से देख रहे थे। अचानक अजय की नज़र दूसरी तरफ गई तो वो दंग रह गया। एक मासूम लड़की को सब पकड़कर उसके हाथ की चूड़ियाँ तोड़ रहे थे। उसका हाथ खून से लहूलुहान हो गया था। अजय उसे देखकर ज़ोर से चिल्लाया, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? उसके हाथों से खून निकल रहा है। माँ ने रोते हुए कहा, जब पति ही नहीं तो हाथ में चूड़ियाँ कैसी? अमर इसे अकेला छोड़कर चला गया। ये तेरे भाई की बीवी रागिनी है। अब इसकी ज़िंदगी सूनी हो गई। वो रोते रोते अमर के पास बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सब अमर की बॉडी को उठाकर ले जाते हैं। सबका रोते रोते हालत ख़राब हो गया था। अजय ने अपने भाई को मुखाग्नि दी। घर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। घर की रौनक खत्म हो गई थी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद अचानक रागिनी को चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। सब परेशान हो गए कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आई और चेक की तो बोली, बधाई हो, खुशखबरी है, ये माँ बनने वाली है। सबकी खुशी का ठिकाना ना रहा। माँ ने कहा, मेरा अमर वापस आ रहा है। मीना बोली, अब तो आप थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, मैं बुआ बनने वाली हूँ। वो रागिनी को अपने गले से लगा लेती है। सभी की खुशी को ग्रहण लगाते हुए मौसी जी बोली, कौन खुश होगा? बिना बाप का बच्चा कैसे पलेगा? उसका कोई पालने वाला भी तो होना चाहिए। तभी मौसी जी का बेटा श्याम बोला, माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हूँ ना। फिर सबको देखते हुए बोला, मेरा मतलब हम सब मिलकर इसको पालेंगे। ये अनाथ कैसे होगा? क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना माँ? मौसी जी ने श्याम की तरफ देखते हुए कहा, अरे हाँ, मेरे बेटे का दिल तो इतना बड़ा है कि सबके लिए दया रखता है। हाय रे मेरा बच्चा। मीना और रागिनी को ये श्याम बिल्कुल पसंद नहीं था। माँ ने रागिनी से कहा, तुम आराम करो, कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब वो किचन में पानी के लिए गई तो श्याम वहाँ आया। उसने कहा, मुझे भी प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या? रागिनी सिर झुकाए एक गिलास पानी
श्याम को देती है। श्याम धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है और रागिनी गिलास नीचे गिरा देती है और दौड़कर किचन से भागने लगती है कि अचानक अजय से टकरा जाती है। अजय गुस्से से बोला, पागल हो क्या? वो बिना कुछ बोले दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है। अजय जब किचन में पहुंचा तो श्याम को देखते हुए बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो हड़बड़ा कर बोला, पानी पीने आया था, और चला गया। दूसरे दिन जब वो छत पर कपड़ा डालने गई तो श्याम भी छत पर चला गया और सीढ़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। रागिनी को पता ही नहीं था कि श्याम वहाँ आया है। धीरे से श्याम उसकी कमर में हाथ डाला और रागिनी को पकड़ लिया। रागिनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, कौन है, कौन है? वो बोला, घर में कोई नहीं है, सब मंदिर गए हैं। तुम एक बार मेरी बाहों में आ जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। बदले में तुम मुझे खुश कर दो। वो यहाँ वहाँ भागने लगी। जब उसे कोई रास्ता समझ नहीं आया तो उसने गुस्से से ज़ोर से एक चांटा मारा और कहा, आज के बाद मेरी तरफ एक भी कदम बढ़ाए ना तो याद रखना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो बोलकर नीचे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद मीना दरवाज़ा खटखटा रही थी। भाभी, दरवाज़ा खोलिए, आप ठीक तो हैं ना? वो दरवाज़ा खोली और मीना से लिपटकर रोने लगी। मीना पूछी, क्या हुआ भाभी? किसी ने कुछ कहा है आपसे? आप मुझे बताइए, मैं तो आपकी दोस्त हूँ ना। वो रोए जा रही थी। फिर उसने छत वाली सारी बात मीना को बता दी। मीना गुस्से से बोली, आज तो श्याम भैया की खैर नहीं, आज मैं उनको मज़ा चखा ही दूंगी। और वो जाने लगी। तभी रागिनी ने कहा, नहीं मीना, लोगों की उंगली मुझ पर भी उठेगी, छोड़ दो। आज मेरे भैया आ रहे हैं, मैं उनके साथ कुछ दिनों के लिए चली जाऊंगी। मीना बोली, भाभी, अगर आप कहें तो मैं ये सारी बात अजय भैया को बता सकती हूँ, वो ज़रूर श्याम भैया से बात करेंगे। रागिनी बोली, नहीं, तुम्हें मेरी कसम, ये सारी बातें किसी को मत बताना। मीना बोली, ठीक है भाभी। तभी राजू, घर का नौकर, आया और बोला, बहुरानी, आपके भाई साहब नीचे आए हैं। रागिनी नीचे आ गई और अपने भाई के गले लगकर रोने लगी। रमेश बोला, चुप हो जा, अभी मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। रमेश हाथ जोड़कर बाबूजी से बोला, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं कुछ दिनों के लिए रागिनी को अपने साथ घर ले जाना चाहता हूँ। मीना फट से बोली, हाँ हाँ भैया, आप ले जाइए। वो कुछ दिन आप लोगों के साथ रहेंगी तो मन बहल जाएगा और खुश हो जाएंगी। तभी मौसी जी ने कहा, अब क्या खुशी और कैसी खुशी, अकेले पहाड़ जैसी ज़िंदगी और उस पर से ये माँ बनने वाली है। रमेश चौंक गया। वो रागिनी की तरफ देखते ही रह गया। माँ बोली, हाँ ले जा, लेकिन बेटा कुछ दिनों में इसे वापस पहुँचा देना, इसके बिना घर सूना हो जाएगा। रमेश ने कहा, जी आंटी। श्याम उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। मीना बोली, चलिए भाभी, आप तैयार हो जाइए, अब आपको अपने मायके जाना है। मौसी जी बोली, तैयार क्या होना है, 2 सफ़ेद साड़ी थैला में रख लो और जाओ। रागिनी की आंखें भर आई। फिर मीना उसे अपने साथ ऊपर कमरे में ले गई। थोड़ी देर बाद रमेश उसे अपने साथ लेकर चला गया। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहा। फिर एक दिन रागिनी की भाभी बोली, देखो रागिनी, तुम्हारे पास सारी ज़िंदगी पड़ी है, अकेले नहीं काट सकती हो। तुम्हारे सास ससुर भी बूढ़े हो गए हैं, ननद की शादी हो जाएगी, देवर तुम्हारा किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। मेरी मानो, तुम दूसरी शादी कर लो। हाँ, लड़का मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें एबॉर्शन करवाना होगा।
वो आश्चर्य से बोली, भाभी, ये मेरे पति की आखिरी निशानी है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। भाभी बोली, तो क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही सफ़ेद साड़ी में घूमती रहेगी? भैया आप ही भाभी को समझाइए, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। रमेश ने कहा, तुम्हारी भाभी सही कह रही है। देखो रागिनी, माँ पापा के बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई। अभी तो मैं अपनी जिम्मेदारी से निश्चिंत हुआ ही था कि तब तक ये घटना घट गई। अब मैं कब तक तुम्हारी जिम्मेदारी निभाता रहूँगा? मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं सारी उम्र तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता। तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हारी भाभी ही सही हैं। इस बच्चे को गिरा दो। वो अपने जान पहचान में 4-5 जगह लड़कों से बात की है। हम मंदिर में तुम्हारी शादी करवा देंगे। रागिनी बोली, भैया ये आप क्या कह रहे हैं? मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं मर जाऊंगी भैया, मुझसे ये नहीं होगा। वो रोते रोते कमरे में चली गई। फिर पीछे से उसकी भाभी उसके पास गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। हम तो तुम्हारा भला चाह रहे थे, पर अगर तुम्हें तकलीफ़ हुई तो हमें माफ़ कर दो। वो अपनी भाभी के गले से लिपटकर रोने लगी। भाभी बोली, ठीक है, तुम आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ। 2 दिन बाद भाभी बोली, रागिनी तुम्हें हॉस्पिटल चलना होगा, क्योंकि तुम्हारे बच्चे के लिए ज़रूरी है कि एक बार डॉक्टर से सलाह ले लिया जाए। वो बोली, पर भाभी अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। भाभी ने कहा, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो तुम्हारे कुछ टेस्ट अल्ट्रासाउंड करेंगी, फिर वो हम वापस आ जाएंगे। मैं तुम्हारे भैया को भी चलने के लिए कहती हूँ, क्योंकि आज तो पहला दिन है, सुबह से शाम हो जाएगी। रागिनी पूछी, पर भाभी बच्चे कहाँ रहेंगे? भाभी बोली, तुम चिंता मत करो, मेरी एक दोस्त के घर पर रहेंगे। हॉस्पिटल पहुँचते ही रागिनी को घबराहट होने लगी। वो अपनी भाभी के हाथों को ज़ोर से पकड़ ली। वो बोली, भाभी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आप यहाँ से चलिए। भाभी बोली, अरे मत घबराओ, मैं और तुम्हारे भैया हैं ना। शुरू में ऐसा लगता है मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। उसकी भाभी अंदर डॉक्टर से बात करके आई, फिर बोली, चलो तुम्हारा चेकअप उस ओटी में होगा, तुम कपड़े चेंज कर लो। रागिनी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। चेंज करने के बाद नर्स ने उसे एक इंजेक्शन दिया। रागिनी पूछी, सिस्टर ये किस चीज़ का इंजेक्शन है? सिस्टर बोली, बेहोशी का। वो पूछी, वो क्यों? सिस्टर बोली, क्योंकि इससे आपको पेन नहीं होगा। रागिनी बोली, पर अल्ट्रासाउंड में पेन क्यों होगा? सिस्टर बोली, मैं आपका अल्ट्रासाउंड नहीं कर रही हूँ। वो आश्चर्य से पूछी, तो? सिस्टर बोली, आज आपका एबॉर्शन है। वो बोली, आप क्या बोल रही हैं? नहीं सिस्टर, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। सिस्टर बोली, पर आपके भैया भाभी यही चाहते हैं। अब तो आपको इंजेक्शन भी पड़ गया है और आप थोड़ी देर में बेहोश हो जाएंगी। रागिनी घबरा गई। वो बोली, सिस्टर आप मुझे अपना फ़ोन देंगी? मुझे बहुत ज़रूरी कॉल करना है। वो बोली, हाँ लीजिए। उसने अपना फ़ोन निकाल कर दे दिया। रागिनी मीना के पास फ़ोन कर रही थी। जब मीना ने फ़ोन उठाया तो वो रोते रोते बोली, मीना मेरे बच्चे को बचा लो, ये लोग हॉस्पिटल में मुझे लाए हैं। मीना बोली, क्या हुआ भाभी, आप क्यों रो रही हैं? कौन लोग आपको हॉस्पिटल में लाए हैं? वो बोली, मीना मेरे भैया भाभी मेरे बच्चे को ख़त्म करना चाहते हैं। वो मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। मुझे बेहोशी की दवा दे दी गई है। प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो, मैं नहीं जी पाऊँगी उसके बिना। मीना बोली, भाभी आप किस हॉस्पिटल में हैं? वो बोली, हमारे घर के पीछे वाले रोड नंबर 5 में जो बड़ा हॉस्पिटल है, मैं वहीं पर हूँ, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। और वो रोते रोते बेहोश हो गई।
मीना ये सारी बातें सुनते ही दौड़कर अजय के पास गई। वो बोली, भैया जल्दी चलिए, वो लोग रागिनी और भाई के बच्चे को मार देंगे। अजय आश्चर्य से बोला, कौन लोग? भैया भाभी के परिवार वाले उनकी दूसरी शादी करना चाहते हैं, इसलिए उनका एबॉर्शन करवा रहे हैं। भाभी बहुत रो रही हैं, वो इस बच्चे को जन्म देना चाहती हैं। उन्हें डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन भी दे दिया है। आप चलिए मेरे साथ, भाभी को बचा लीजिए, नहीं तो वो बच्चे के बिना मर जाएंगी। अजय और मीना दोनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ ऑपरेशन थिएटर के बाहर रागिनी के भाई भाभी को देखकर अजय बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना रागिनी की मर्जी जाने एबॉर्शन करवाने की? अजय ने उन लोगों को हटाते हुए कहा, हटिए यहाँ से। वो गुस्से से ओटी में पहुँच गया। रागिनी बेहोश पड़ी थी। वो रागिनी को अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकलने लगा कि तभी डॉक्टर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी गार्ड को बुलाती हूँ। अजय गुस्से से पीछे मुड़ा और कहा, आप गार्ड को बुलाइए, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और उन्हें ये बताता हूँ कि आप बिना इस लड़की के परमिशन के लिंग परीक्षण कर ऑपरेट कर रही हैं। डॉक्टर बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसके परिवार को ये बच्चा नहीं चाहिए। वो लोग इस बच्चे को नाजायज़ बता रहे हैं, इस कारण मुझे ये करना पड़ा। अजय ज़ोर से चिल्लाया, नाजायज़? किसने कहा इस बच्चे को नाजायज़? ये मेरे भाई का बच्चा है। ये लड़की इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती है। वो गुस्से से वहाँ से चल दिया। उसने उसके भाई भाभी से कहा, आपसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। मीना गाड़ी का गेट खोलो, तुम इसे अपने साथ लेकर बैठो। अजय रागिनी को पीछे की सीट पर लिटा दिया। फिर गाड़ी स्टार्ट कर रास्ते से ही उसने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करके घर आने को कहा। घर पहुंचते ही सब घबरा गए, इसे क्या हो गया? अजय उसे अपने बाहों में उठाकर उसके कमरे में ले जाकर लिटा दिया। थोड़ी देर में डॉक्टर आई तो अजय ने उन्हें सारी बात बता दी। डॉक्टर ने दवा दी और बोली, थोड़ी देर बाद इसे होश आ जाएगा। बच्चा ठीक है, पर ये काफ़ी तनाव में है। देखिए, इन्हें इन दिनों आप लोगों को काफ़ी खुश रखना है। जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते, पर खुश रहने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। फिर वो चली गई। सब लोग नीचे हॉल में जाकर बैठ गए। अजय और मीना रागिनी के पास वहीं कुर्सी पर बैठे थे। मीना बोली, भाई आप यहीं रहिए, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। वो चाय बनाने चली गई। रागिनी धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। अजय उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ चाहिए तुम्हें? वो हड़बड़ा कर उठी और अजय के शर्ट पकड़कर बोलने लगी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज़, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बोलते बोलते वो बेहोश हो गई। तभी दौड़कर मीना आई। भाई क्या हुआ? अभी मैंने भाभी की आवाज़ सुनी है। अजय उसकी तरफ देखता रह गया। कैसा परिवार है इसका, जो उन लोगों को इसकी तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही। वो उसे बेड पर लिटाकर डॉक्टर को फ़ोन लगाया। उसने कहा, डॉक्टर अभी रागिनी को होश आया था। वो अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी, फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर बोली, घबराने की बात नहीं है, ये दवा का असर है। उसके दिमाग पर बच्चे को लेकर गहरा सदमा लगा है। आज रात आप लोग उसे अकेला मत छोड़िएगा। मैं कल सुबह एक बार आकर फिर से चेक कर लूँगी। अजय बोला, जी डॉक्टर थैंक यू। बोलते हुए उसने फ़ोन रख दिया। वो मीना से बोला, डॉक्टर कल सुबह आएंगी, पर आज रात हमें इसे अकेला नहीं छोड़ना है। वो बोली, जी भाई, मैं और आप यहीं सो जाते हैं। सब कोई जब खाना खा रहे थे तो श्याम धीरे से रागिनी के कमरे में आया। वो गलत नीयत से उसकी तरफ झुका ही था कि मीना वहाँ पहुँच गई। वो बोली, ये आप क्या कर रहे हैं?
मीना को श्याम का आना अच्छा नहीं लगा। तुरंत ही श्याम बोला, देख रहा था सांसें चल रही हैं या नहीं। वो गुस्से से बोली, हम सब हैं यहाँ इनका ख्याल रखने के लिए, और वैसे भी मैं और भाई रात में यहीं सो रहे हैं, तो आप आराम से जाकर अपने कमरे में सो जाइए। रात में रागिनी कई बार उठी और फिर बेहोश हो जाती। मीना उसके बगल में सो गई और अजय वहीं रात भर कुर्सी पर बैठा हुआ था। सुबह रागिनी को होश आया। उठते ही मीना से बोली, मेरा बच्चा। मीना मुस्कुराते हुए बोली, वो बिल्कुल ठीक है। सही समय पर अजय भैया आपके पास पहुंच गए थे। अब आप अपने घर में रहिए। चलिए अब हम सबको अच्छी सी स्माइल दीजिए। भाई मैं नहीं चाहती आपका बच्चा अजय भाई जैसा गुस्से वाला हो, इसलिए खूब हंसिए। इस बात पर सब हंसने लगे। रागिनी ने कहा, अजय जी, मेरे बच्चे को बचाकर आप मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किए हैं। अगर भविष्य में कभी भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर कहिएगा। मीना हंसते हुए बोली, है ना भाभी, अभी तो इनके लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर इनके पैरों में जंजीर डालनी है आपको। अजय बोला, तू बहुत ज़्यादा बोल रही है छुटकी। तभी राजू आया और बोला, डॉक्टर साहिबा आ गई। डॉक्टर पूछी, कैसी हो रागिनी? वो बोली, जी ठीक हूँ। डॉक्टर, मेरे बच्चे को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? डॉक्टर बोली, अरे नहीं भाई, तुम्हारे परिवार वाले इतने केयरिंग हैं कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं फिर भी तुम्हें एक बार देख लेती हूँ। दवा टाइम पर खाना और खूब हंसना और खुश रहना। मीना बोली, हाँ डॉक्टर, मैं भी भाभी को यही बोल रही थी, नहीं तो बच्चा अजय भाई जैसा हो जाएगा। अजय बोला, आज तू मीना की बच्ची मेरे हाथों पिटेगी। थोड़ी देर बाद राजू बोला, बहुरानी के भैया भाभी नीचे आए हैं। अजय बोला, जाकर उनसे कह दो अब यहाँ कोई नहीं रहता है उनका। रागिनी की आंखें भर आई। माँ ने कहा, ऐसा नहीं बोलते बेटा, आखिर वो लोग इसके मायके वाले हैं। सब चलो नीचे। राजू, जा तू उनके कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर। सब हॉल में बैठे थे। रागिनी की भाभी बोली, देख रागिनी, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तू ही बता मैं कहाँ गलत हूँ। तुम्हारे भैया ने आज तक तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उनकी कमाई इतनी नहीं है कि वो तुम्हें मदद कर सकें। तेरे घर की हालत भी ख़राब है। बाबूजी रिटायर हैं, बूढ़े हो गए हैं। अजय कुछ करता नहीं है। मीना की कल को शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी। अजय भी शादी के बाद अपने परिवार के साथ रहेगा। तू अकेली इस बच्चे को कैसे पालेगी? यहाँ भूखे भेड़िया अकेली औरत समझकर कभी भी तुझे नोच डालेंगे। मैं तेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ, पर किसी को तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए। बस इसलिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। मैं तुम्हारा भला ही चाह रही थी। वो माँ बाबूजी की तरफ देखते हुए बोली, माँ बाबूजी, आप ही बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? माँ ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही है बेटा। मैं नहीं चाहती हूँ इसकी दूसरी शादी हो जाए। अकेली पहाड़ जैसी ज़िंदगी नहीं काट पाएगी। बस ये बच्चा तो मत गिरा। वो बोली, नहीं माँ जी, कोई भी आदमी बच्चे के साथ इसे नहीं अपनाएगा। कोई भी इस बच्चे को अपना नाम नहीं देगा। वो मौसी जी से बोली, आप ही बोलिए मौसी जी, क्या कोई मर्द किसी दूसरे के बच्चे को अपना सकता है? कौन बच्चे के साथ इससे शादी करेगा? तभी पीछे से आवाज़ आई, मैं शादी करूँगा, मैं इस बच्चे को अपनाऊँगा। सब अवाक होकर उधर देखने लगे। वो श्याम ही था जिसने ये सब कहा था। तभी मौसी जी मुस्कुराते हुए बोली, मेरा बेटा है ही इतना भोला कि किसी को कष्ट में देख ही नहीं सकता। मुझे तो इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं तो तैयार हूँ भाई। बस मंदिर में जाकर इन दोनों की शादी करवा देते हैं। पंडित जी से मैं दिन दिखवा कर। तभी बात काटते हुए श्याम बोला,
माँ, मैं इन चक्कर में नहीं पड़ता। बस भगवान का आशीर्वाद और आप बड़ों का आशीर्वाद मुझे चाहिए। सब उसकी बातों से खुश हो गए। मीना रागिनी को रूम में लाकर बोली, भाभी आपने मना क्यों नहीं किया? मुझे श्याम भाई बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चुपचाप सुन बैठी रही। इधर मौसी जी दूसरे कमरे में अपने बेटे श्याम को डांट रही थी। अरे तेरी मति भ्रष्ट है क्या, जो तू एक विधवा और एक बच्चे की माँ से शादी करेगा? हे राम, कैसा दिन आ गया है। ये दिन देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? श्याम बोला, अरे मेरी भोली माँ, मैं ये कह रहा था कि एक बार शादी हो जाए तो बच्चा भी गिर जाएगा और घर के काम और तुम्हारी सेवा के लिए एक काम वाली बाई रागिनी के रूप में हमें मिल जाएगी। मौसी जी श्याम की तरफ देखते हुए बोली, अरे बेटा, तू तो बड़ा ही समझदार हो गया है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। ये सब घर का नौकर राजू सुन लेता है। वो जाकर रागिनी से कहता है, भाभी आप ये शादी मत करो, वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। फिर वो सारी सुनी बातें रागिनी को बता दिया। रागिनी कुछ नहीं बोली, वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद वो बाहर बालकनी में जाकर ऊपर आसमान में देखते हुए बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भगवान? क्यों मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो? पहले तुमने मेरे मम्मी पापा को छीन लिया, फिर मेरे पति को, और अब मेरे बच्चे को भी छीनना चाह रहे हो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन अब नहीं, अब मैं अपने आप को ही ख़त्म कर देती हूँ। ना ही मैं रहूँगी, ना ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे। उसने अपनी हथेली की नस काट ली और वहीं गिर गई। अचानक तेज बारिश होने लगी। तभी मीना रागिनी के लिए दूध लाई। वो उसे कमरे में नहीं पाकर भाभी भाभी बोलते हुए बालकनी में गई तो देखते ही दूध का गिलास हाथ से छूटकर गिर गया और वो ज़ोर से चिल्लाई, भाई आप कहाँ हैं? भाभी भाभी आपने ये क्या कर लिया? वो भैया, माँ, पापा ज़ोर से चिल्लाकर सबको बुलाने लगी। अजय दौड़कर आया तो रागिनी खून से लथपथ बेहोश थी और हाथ से खून तेजी से बह रहा था। उसने उसे उठाकर बेड पर सुलाया और हाथ बांधने के लिए कपड़ा मांगा। अजय ने राजू से कहा, तुम जाकर डॉक्टर को फ़ोन करो। सब घबराकर बोले, हॉस्पिटल में इसे एडमिट करना पड़ेगा। वो बोला, पहले एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि फिर पुलिस केस हो जाएगा। उसने पूछा, राजू तुमने डॉक्टर को फ़ोन किया? राजू ने कहा, जी भैया। उसने अपने दोस्त से कहा, एक नर्स जल्दी से घर भेजो, यहाँ रागिनी ने अपनी नस काट ली है, जल्दी से जल्दी भेजो। फिर वह फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गई। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ अजय? वो बोला, इसने अपनी नस काट ली है। मैं एक नर्स को भी बुलाया हूँ, आप जल्दी कीजिए। डॉक्टर बोली, घबराओ नहीं, सब अच्छा होगा। उसने रागिनी के जख्मों को देखते हुए कहा, घबराने की बात नहीं है, जख्म ज़्यादा गहरा नहीं है। श्याम झूठ मूठ रोने का नाटक कर रहा था। मीना किचन में जाकर रो रही थी कि तभी वहाँ राजू आया। वो अपने आंसू छुपाते हुए जाने लगी तो राजू बोला, दीदी ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये भाभी जी से शादी करके बच्चे को गिरा देंगे और उन्हें घर की नौकरानी बनाकर रखेंगे। मीना पूछी, ये तुम्हें किसने कहा? वो बोला, दीदी मैंने अपनी कानों से सुना है, दोनों माँ बेटा बात कर रहे थे। मैं तो जाकर भाभी जी को ये सारी बात बता दिया, पर उसी के बाद उन्होंने ये कदम उठा लिया। शायद मुझे भाभी जी को नहीं बताना चाहिए था, पर ये लोग बहुत कमीने हैं दीदी। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो वो सामने अजय को देखती है। वो उठने की कोशिश कर रही थी कि अचानक अजय की नींद खुल गई। वो पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक है और तुम कहाँ जा रही हो? उसने उसकी बाँह पकड़कर रोकते हुए पूछा। वो गुस्से से बोली, क्यों बचाया आपने हमें?
मर जाने दिया होता। मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। वो रोने लगी। मुझे मर जाने दीजिए, मैं जीना नहीं चाहती। अजय ने उसे खींचकर एक चांटा मारा। होश में आओ, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। एक तरफ इस बच्चे के लिए तुम अपने भाई भाभी के खिलाफ हो गई, दूसरी तरफ तुम सुसाइड करने जा रही हो। तुम कोई पागल हो क्या? क्या चाहती हो? अगर मरना ही था तो अपने भाई के घर में जाकर मरो, नहीं तो हम लोगों के ऊपर पुलिस केस हो जाएगा। तभी मीना आई। क्या हुआ भाई? उसने रागिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये पागल औरत है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। मीना रागिनी के पास जाकर बोली, भाभी आप थोड़ी देर आराम करिए, मैं अभी आपको नींद की गोली दे देती हूँ। भाई आप बाहर जाइए। अजय बोला, मीना मैं बाहर जा रहा हूँ, कल आऊँगा। अगर यहाँ रहूँगा तो ये मुझे पागल कर देगी। वो गुस्से से बाहर चला गया। मीना बोली, भाभी आप आराम करिए, मैं भी यहीं आपके पास सो जाती हूँ। सुबह होते ही श्याम बोला, माँ मैं आज ही शादी कर लेता हूँ ताकि रागिनी की सारी प्रॉब्लम्स मेरी हो जाएं। मौसी जी बोली, हाँ हाँ अच्छा रहेगा। उसने कहा, मैं रागिनी के भाई भाभी को बुला लेता हूँ, सब साथ में मंदिर चलते हैं। उसने रागिनी से कहा, तुम्हें किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वो कुछ नहीं बोली। मीना अजय भैया का इंतज़ार कर रही थी। उसके आते ही वो उसके कमरे में चली गई और बोली, भाई नीचे सब लोग आए हैं। तो वो बोला, तो मैं क्या करूं? आज ही भाभी की शादी हो रही है, फिर वो श्याम भाई के साथ चली जाएंगी। तो अजय बोला। फिर अजय मीनी की तरफ देखकर बोला, क्या? मीना बोली, हाँ भाई, ये शादी अगर हो गई तो भाभी की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। श्याम भाई अच्छे इंसान नहीं हैं। उन्होंने कई बार भाभी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। जब दाल नहीं गली तो शादी का प्रस्ताव रख दिया। भाई आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप राजू से पूछ लीजिए, वो भी भाभी से शादी क्यों करना चाहता है। एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए आप। उनके पास हमारे भाई का अंश है। तभी वहाँ राजू आया। राजू ने हाथ जोड़ते हुए अजय से कहा, भैया ये लोग बहुत बुरे हैं। भाभी जी सब दर्द सह लेंगी पर कुछ नहीं बोलेंगी। भैया ये शादी रोक दीजिए। मैंने कई बार उस आदमी को भाभी जी के साथ बदतमीजी करते देखा है। फिर उस दिन भी उन्होंने कहा कि शादी के बाद बच्चा गिरा देंगे और उन्हें घर की नौकरानी बना देंगे। मीना बोली, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं सच बोल रही हूँ। प्लीज़ भाई यह शादी रोक लो। सब जाने के लिए तैयार थे कि अचानक अजय ने रोक दिया। उसने कहा, रागिनी यहीं रहेगी, उसे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर पर भी उसका अधिकार है जितना कि अमर भाई का था, और भाई के बाद उस अब परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरी है तो मैं इसका खर्च उठाऊंगा। वो इधर उधर देखकर फिर बोला, भाई की आखिरी निशानी इसके पास है और ये यहीं रहेगी। मौसी जी बोली, अरे बेटा उसे भी जीने का अधिकार है और फिर श्याम है ना इसकी देखभाल करने के लिए। श्याम ने कहा, हाँ हाँ, और वो बच्चा अमर का ही रहेगा। तुम सब उससे जब चाहो मिल सकते हो। फिर वो बोला, चलो चलो सब चलो। अजय चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना कि ये कहीं नहीं जाएगी। मौसी जी फिर बोली, देखो बेटा कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम अपने बीवी बच्चों के साथ अलग रहने लगोगे। फिर इस बेचारी विधवा का क्या होगा? ये तो बेसहारा हो जाएगी ना। श्याम ने कहा, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा, इसे कोई परेशानी नहीं होगी। रागिनी के भैया भाभी भी श्याम की बातों से सहमत थे। मीना बोली, भाभी आप एक बार मना कर दीजिए, कोई आपको यहाँ से नहीं ले जाएगा। रागिनी ने मायूस होते हुए कहा, अब मेरे जीवन का फैसला ऊपर वाले के हाथों में है।
अगर इस बच्चे को दुनिया में आना है तो ज़रूर आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। मीना दौड़कर अजय के पास गई, दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ भाई ये शादी रोक लो, आपको अमर भैया के प्यार की कसम, प्लीज़ भाई। वो बार बार बोलती रही। अजय को कुछ समझ में नहीं आया। वो रागिनी की तरफ तेज़ी से बढ़ा तो वो जा रही थी और उसका हाथ पकड़कर पूजा घर की तरफ उसे ले जाने लगा। सब पूछने लगे, ये क्या कर रहे हो? सब उसके पीछे पीछे चले गए। पूजा घर में जाकर अजय ने पूजा की थाली से एक मुट्ठी सिंदूर उठाया और रागिनी की मांग भर दी। रागिनी के मुंह से अनायास ही आवाज़ आई, ये क्या कर दिया आपने? वो अजय की तरफ देखती ही रह गई। अजय ने श्याम को कहा, अब ये मेरी बीवी है और ये इसी घर में रहेगी। इसके होने वाले बच्चे को मेरा नाम मिल गया, इसका पूरा परिवार यही है। और श्याम, तुम आज के बाद अगर बुरी नज़र से इसकी तरफ देखे तो याद रखना, मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लूँगा। सब वहीं सन्न खड़े रह गए, पर माँ, मीना और राजू के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। अजय वहाँ से अपने कमरे में चला गया। भैया भाभी भी थोड़ी देर में रागिनी को आशीर्वाद देकर चले गए। माँ भी आशीर्वाद के साथ बोली, सदा सुहागन रह, खूब खुश रहो। मौसी जी और श्याम गुस्से से अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगे। मीना बोली, राजू भाई, आज हम लोग खाने में कुछ मीठा बनाते हैं, आखिर खुशियाँ हमारे घर पर आ ही गई। राजू बोला, हाँ दीदी, चलिए आज कुछ मीठा हो जाए। दोनों मौसी जी और श्याम के घर से जाने के बाद दरवाज़ा तुरंत बंद कर दिए और किचन में चले गए। रागिनी गुस्से से अजय के कमरे में गई। वो बाहर बालकनी में खड़ा था। वो उसके पास गई और उसके गाल पर चांटा मारने लगी। क्यों किया आपने ऐसा? आखिर क्यों? अपने ही भाई की बीवी से शादी कर ली? अजय उसे रोकते हुए दोनों हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम बात मान ही नहीं रही थी और मीना को तुम्हारी बहुत चिंता थी, इस बच्चे की बहुत चिंता थी। मैं क्या करता? फिर उस श्याम की हरकतों से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्लीज़ तुम मेरा विश्वास करो, तुम्हें रोकने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। इस रिश्ते में तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है। ये सिंदूर तुम्हें सिर्फ यहाँ रोकने के लिए है। तभी वहाँ माँ आती है। वो रागिनी को साड़ी देते हुए कहती है कि ले बहू, अब से यही साड़ी पहनना। वो राजू से बोली, राजू, रागिनी का सारा सामान अजय के कमरे में ले आ। राजू बोला, जी माँ जी, आज से तुम्हारी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है। पिछली सारी बातें भूल जा, अब खुश रहो। वो उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली और अजय को कहती है, तू सुन, पूरे कमरे में जो सामान फैला रखा है ना, उसे समेट, अब ये रागिनी का भी कमरा है। वो कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल में किसी का फ़ोन आया। वो बार बार काट दे रहा था। माँ ने कहा, कोई ज़रूरी फ़ोन होगा, उठा ले। उसने उठाकर बोला, मैं नहीं आ पाऊँगा, आज थोड़ा काम है, बाद में फ़ोन करता हूँ। और वो बाहर चला गया। जब रात में अजय आया तो देखा रागिनी बाहर बालकनी में कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई थी। वो आसमानी साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। अजय उसे जगा नहीं पाया तो उसने फ्लावर पॉट नीचे गिरा दिया। वो हड़बड़ाकर उठी। अजय बोला, यहाँ क्यों सो रही हो? मैंने कहा ना, तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है, तुम चाहो तो अपने कमरे में जाकर सो जाओ। वो बोली, माँ ने मना किया है। ठीक है, तो तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफ़ा पर सो जाता हूँ, चलो। अचानक उसे वॉमिट जैसे लगने लगा। वो बाथरूम में चली गई। अजय वहीं दरवाजे के पास खड़ा हो गया। क्या हुआ? माँ को बुलाऊं? मीना को उठाता हूँ। वो बाहर आई और बोली, मैं ठीक हूँ, पर वॉमिटिंग क्यों हो रही है? अजय ने आश्चर्य से पूछा। वो बोली, होता है कभी कभी ऐसा। उसने कहा,
पहले तो नहीं हो रहा था। तो रागिनी बोली, पहले आप मेरे साथ एक कमरे में थे। हाँ, तुम बीमार थी तो 3 रात में तुम्हारे साथ ही था, पर तुम्हें एक बार भी वॉमिट नहीं हुआ। वो मुझे शराब की महक से वॉमिट लग रहा है। वो बोलते बोलते फिर बाथरूम में चली गई। जब बाहर आई तो अजय ने कहा, सॉरी, आज मैं थोड़ा ड्रिंक कर लिया हूँ। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे कमरे में जाकर सो जाता हूँ, तुम यहीं पर आराम से सो जाओ। वो अपना कपड़ा लेकर चला गया। दूसरे दिन जब माँ कमरे में आई तो उन्होंने रागिनी से पूछा, अजय कहाँ है? उसने घबराते हुए कहा, दूसरे कमरे में। माँ बोली, और क्यों? वो कुछ नहीं बोल पाई। माँ बोली, ठीक है, तू चल मेरे साथ। वो माँ के साथ कमरे में चली गई। तभी माँ ने अजय की आंखों पर पानी के छींटे मारकर उसे उठाया। वो बोला, ओह माँ, सोने दो ना। माँ बोली, चल उठ यहाँ से। क्या हुआ माँ, आज सुबह सुबह चालू हो गई? माँ बोली, पहले ये बता, कल तेरी शादी की पहली रात थी, तू यहाँ क्यों सोया? वो बोला, बस इतनी सी बात माँ, मैं उसी कमरे में सोने जा रहा था, पर मैंने कल ड्रिंक कर लिया और इसे उसकी महक से बार बार वॉमिटिंग हो रही थी, तो मैं यहाँ आ गया। डॉक्टर से बात किया तो वो बोली, कभी कभी किसी चीज़ से ऐसा होता है। माँ बोली, अच्छा तो ये बात है, चल तब तो तुझे अपने बच्चे के लिए अब शराब भी छोड़नी पड़ेगी, कोई तो तुझे बदल देगा। रागिनी सिर झुकाकर खड़ी थी। माँ ने कहा, चल बहू, आज शाम में शर्मा जी के घर पार्टी जाना है, मैं तुम्हें अच्छी सी साड़ी देती हूँ। अजय की फ़ोन की घंटी बजी। वो फिर काट दिया। मैसेज आया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो मैसेज डिलीट कर दिया। तभी थोड़ी देर बाद कॉल बेल बजी। पापा ने कहा, देख राजू, कौन आया है? राजू ने दरवाज़ा खोला तो एक लड़की सुंदर सी गुलाबी सूट पहने खड़ी थी। राजू पूछा, कौन चाहिए आपको? वो बोली, अजय। राजू बोला, जी आप क्या बोल रही हैं? वो गुस्से से बोली, मैं अजय की दोस्त हूँ और उससे मिलने आई हूँ। आखिर कौन थी ये लड़की? इसके आगे की कहानी अगले भाग में, और फिर उसका भाग में जानेंगे कि ये लड़की कौन थी जो अजय से मिलने आई थी। धन्यवाद।